Hello guys, how are you all? I hope you all are doing very well. And myself Dirgha Sharma, assistant teacher from UPS PK Merge. हम लोग साइंस के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं डेली और आज हमारा टॉपिक है दैट इज़ टिशू। ओके, तो हम लोग आज टिशू के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने आपको कल ये बताया था टिशू क्या होते हैं या ऊतक क्या है, इस चीज़ के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जैसे अमीबा पैरामीशियम्स वगैरह होते हैं, तो ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये हमने सेल का स्ट्रक्चर जब किया था तब हमने इनके बारे में डिस्कस किया था। और ये जो केवल एक कोशिका से बने होते हैं, इनमें श्वास लेना यानी कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन यानी कि पाचन और एक्सक्रेशन यानी कि उत्सर्जन, ये सारी क्रियाएं केवल एक सिंगल सेल के अंडरटेक ही हो जाती हैं। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी शरीर का निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से होता है, उनमें ये जो फंक्शंस हैं, ये ग्रुप ऑफ सेल एक स्पेशल फंक्शन को प्रदर्शित करती हैं, एक स्पेशल फंक्शन को निभाती हैं। तो टिश्यू बेसिकली क्या हो जाता है, अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर ओरिजिन, जिनका ओरिजिन सिमिलरली हुआ है, एंड स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन कॉल्ड टिश्यू। यानी एक तरह की सेल्स का ग्रुप जो कि एक पर्टिकुलर कार्य को प्रदर्शित करता है या एक पर्टिकुलर फंक्शन को करता है, उसे क्या कहते हैं, टिश्यू। तो ये दो पार्ट्स में हम इसको स्टडी करने वाले हैं, एक प्लांट सेल्स के टिश्यूज़ या दूसरा है एनिमल सेल के टिश्यूज़। तो फर्स्ट इज़ प्लांट टिश्यूज़। आप देखते होंगे अपने आसपास में कि एक डॉग की हाइट जो है एक सर्टेन टाइम के बाद में उसकी हाइट नहीं बढ़ती है, या फिर एक ह्यूमन बीइंग अगर मानव है तो उसकी हाइट एक सर्टेन टाइम के बाद में नहीं बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ प्लांट की हाइट जो है एक सर्टेन टाइम के बाद में रुकती नहीं है, वो लॉन्ग फॉर लाइफ ग्रो करते रहते हैं। जैसे अगर प्लांट में आप पानी दे रहे हैं या फिर उसको धूप प्रॉपर मिल रही है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रवाह हो रहा है और ये सब चीज़ें जो उसकी नीडेड हैं वो उसे मिल रही हैं, तो उसकी हाइट, उसकी लीव्स, ब्रांचेस आप देखेंगे कंटिन्यूसली बढ़ती रहती हैं। ये लॉन्ग फॉर लाइफ अपने आप में ग्रो करता रहता है और निरंतर बड़ा होता रहता है, उसकी शाखाएं फैलती रहती हैं। इनमें ऐसा क्यों होता है, ये एक्चुअली एक पर्टिकुलर टिश्यूज़ होते हैं जिनमें डिवीज़न कैपेसिटी होती है, यानी कि वो अपने आप को विभाजित कर सकते हैं और विभाजित करके सेल डिवीज़न के थ्रू वो अपने आप को ग्रो करते रहते हैं। लेकिन ऐसा ह्यूमन बीइंग्स में हमेशा नहीं देखा जाता है कि वो हमेशा से वृद्धि करते रहें। तो ये कौन से टिश्यूज़ होते हैं, दो पार्ट्स में इसको आंसर करेंगे या दो पार्ट्स में इसको पढ़ सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कौन से होते हैं और परमानेंट टिश्यूज़ कौन से होते हैं। मेरिस्टेमेटिक वो हैं जो डिविजिबल हैं, यानी आगे फर्दर डिवाइड होते रहते हैं, और परमानेंट टिश्यू वो हैं जिन्हें आगे डिवीज़न नहीं किया जा सकता, जो आगे डिवाइडेबल नहीं है। यहाँ एक पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं, आपको प्लांट के सबसे टॉप वाला एक जो पार्ट दिख रहा होगा रेड कलर का एरो, ये डिविजिबल है। इट मीन्स कि यहाँ से प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो करता रहता है, ये रुकता नहीं है। तो ये जो एपिकल पार्ट हैं, चाहे वो रूट की टिप हो या फिर प्लांट की ऊपर निकली हुई टिप हो, ये दोनों अपनी अपनी दिशा में बढ़ते चले जाते हैं। ऊपर की तरफ प्लांट बढ़ता रहता है, नीचे की तरफ जड़ बढ़ती रहती है। जितना बड़ा पेड़ होता है उतनी बड़ी उसकी जड़ होती है, आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया हो तो। इसी तरह से कुछ नोड्स पाए जाते हैं, तो नोड्स के थ्रू भी राइट साइड में आप देख सकते हैं नोड के ऊपर लीव्स दिखाई हुई हैं। यहाँ नोड्स पे से भी कई बार लीव्स निकलती हैं, तो यानी कि यहाँ से भी जो टिश्यूज़ हैं वो अपना डिवीज़न कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसे इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेम की। जो आपका खड़ा डंडे जैसा स्टेम दिखाई देता है शाखाओं में मोस्टली, तने की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, तने को मेरिस्टेम जो ये बोल रहा है ये शाखाओं की बात को कह रहा है। और यहाँ से जो पत्तियाँ आपकी जनरेट हो जाती हैं, यहाँ जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ही होते हैं। देखिए यहाँ शीट पे आपको दिखाया गया है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एपिकल रीजन जो होता है, चाहे वो रूट्स का हो चाहे वो स्टेम का हो, ये डिविजिबल होता है, ये आगे की तरफ और नीचे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं जिससे प्लांट ग्रो करता है। और दूसरी तरफ परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं या जिन्हें स्थायी ऊतक कहते हैं, इनमें डिवीज़न नहीं होता है। ये सिंपल भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। सिंपल जो होते हैं उनमें सेम टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, सेम टाइप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं वो। और जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ये डिफरेंट टाइप के सेल्स से मिलकर बने होते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम का जो फ्लो है वो कैसा होता है, क्या इनकी स्पेशलिटी है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ की, वो हम यहाँ देखते हैं। जाइलम का काम है कि जड़ से खनिज लवण और जल को अवशोषित करके ऊपर की तरफ पहुँचा देता है।
ऊपर की तरफ पहुंचा के ये पत्ती में इस जल और खनिज लवण को पहुंचाता है। पत्ती में पाया जाता है क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट की वजह से ये ग्रीन पिगमेंटेशन रखती है और सूर्य के प्रकाश में ये भोजन का निर्माण करती है ड्यू टू फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के कारण। अब यहाँ जो खाना बनेगा वो पूरे पौधे में पहुँचाया जाएगा। अब वो कैसे जाएगा? वो जाएगा फ्लोएम के थ्रू। तो पत्ती द्वारा बना हुआ भोजन पौधे के अन्य भागों तक पहुँचाने का काम कौन करता है? वो है फ्लोएम। तो जाइलम तो जमीन में से खनिज लवण और जल को लेके जाएगा पत्ती तक, और पत्ती का भोजन फ्लोएम सारे पौधे में ले जाता है। इस पिक्चर से आप देख सकते हैं, देखिए जाइलम वेसल दिखा रखी है ऊपर की तरफ जाती हुई रेड कलर के एरोज के साथ में, और फ्लोएम वेसल्स दिखा रखी हैं ऊपर नीचे दोनों की साइड में, क्योंकि पत्ती में जो भोजन बनेगा वो नीचे स्टेम में भी आएगा, ऊपर फ्रूट्स में भी जाएगा, और साथ ही साथ पौधे के अन्य भागों में ये भोजन को पहुंचा देता है। तो भोजन पहुंचाने वाला वाहक है फ्लोएम, और जड़ से खनिज और लवण और जल को लेके आने वाला वाहक है जाइलम। ये दो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हमारे प्लांट्स में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं एनिमल टिश्यूज़ की। अभी हमने पढ़ा प्लांट टिश्यूज़ को, अब हम बात करेंगे एनिमल टिश्यूज़ की। तो एनिमल टिश्यूज़ में अकॉर्डिंग टू द फंक्शन देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़। क्या क्या कौन कौन से क्लासिफिकेशंस इसके हैं? फंक्शन के आधार पर, मतलब उनके कार्य के आधार पर, ठीक है। तो ये है एपिथेलियम। ये जो एपिथेलियम टिश्यू है ये आउटर सरफेस ऑफ बॉडी या ऑर्गन्स नोन एज कवरिंग टिश्यूज़, कवरिंग टिश्यू के रूप में इनको जाना जाता है। ये एपिथेलियम जो है ये कोई भी आपके ऑर्गन्स हैं या आपके जो शरीर की बनावट है उसको त्वचा के द्वारा जो ढका गया है वो उसमें जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं वो एपिथेलियम टिश्यूज़ कहलाते हैं। यानी कि ऑर्गन्स को ढकने का काम और आपकी बॉडी के स्केलेटन को, आपके मांस को, इसको ढकने का काम जो करता है वो एपिथेलियम टिश्यू के द्वारा बनी हुई त्वचा या बनी हुई परत करती है। कभी अगर आपने जज किया हो तो आप जब मुंह खोलते हैं तो कई बार आपकी जब छाला पड़ जाता है अंदर की साइड में, या फिर आपकी जीभ से आपका होंठ कट जाता है, तो इंटरनल साइड में जो आपकी स्किन पाई जाती है, जो माउथ के इंटरनल साइड में, माउथ कैविटी में जो आपकी स्किन पाई जाती है, उसके जो टिश्यूज़ हैं वो एपिथेलियम टिश्यूज़ कहलाते हैं। ये आपको कवरिंग देने का काम करते हैं, इस वजह से इनको कवरिंग टिश्यूज़ भी कहा जाता है। अब आप यहाँ एक पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं, यहाँ ये पिक्चर दिखाई गई है, यहाँ डिफरेंट ऑर्गन्स दिखाए गए हैं, पेनक्रियाज है, आंत है, इन या किडनी है। तो इन सब के जो ऑर्गन्स हैं इनकी टिश्यूज़ की फॉर्मेशन दिखाई गई है। ये सब एपिथेलियम टिश्यूज़ हैं जो आपके ऑर्गन्स को कवरिंग करने का काम करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू एक्चुअली क्या है? कनेक्टिव से समझ में आ रहा होगा कि कनेक्शन यानी कि जोड़ना, दो चीज़ों के बीच में कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है वो सेल्स के बीच में स्ट्रेंथ पैदा करने का काम करता है। सेल्स के बीच में जो गैप होता है वहाँ पर ये टिश्यू पाया जाता है, जिससे सेल्स आपस में अच्छे से कंबाइंड रहती हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहती हैं और काम कर पाती हैं। इसके बाद आपका कनेक्टिव टिश्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एरियोलर, बोन्स एंड कार्टिलेज एंड देन ब्लड। जो आपके स्किन के बेनेथ में पाया जाता है एंड बिटवीन द मसल्स, जो अब मैंने आपको ऊपर आपको शो किया है, सेल्स के बीच में जो मसल्स आपके मसल सेल जो हैं उनके बीच में ये कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए। अराउंड ब्लड वेजल्स एंड नर्व्स, नर्व्स के आसपास भी ये कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं पाए जाते हैं, दो नर्व्स को कनेक्ट करने के लिए। तो इसके अलावा जो सेकंड आपका क्लासिफिकेशन है वो है बोन्स एंड कार्टिलेज। देखिए कार्टिलेज को समझना ज़रूरी है क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। अगर आप देखेंगे आपके बोन्स तो सब बच्चों को मालूम होता है कि आपकी हड्डियां पाई जा रही हैं आपके शरीर में, आप हड्डियों को थोड़ा थोड़ा फील भी कर पाते हैं, जो कैल्शियम एंड मिनरल से बनी होती हैं। कैल्शियम और मिनरल्स की बनी होने के कारण इनमें रिजिडनेस होती है, यानी ये सख्त होती हैं, स्ट्रांगनेस होती है इनके अंदर। वहीं ऑन द अदर हैंड जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज को अगर मैं सबसे अच्छा सिंपल सा एग्जाम्पल आपको बताऊँ तो आप अपने कान को जब आप टच करते हैं तो कान आपका मुड़ सकता है ना, आप उसको उसकी त्वचा को आप मोड़ लेते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मांस का बिल्कुल लोथड़ा ही है कि आपका बिल्कुल अलग ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो ये जो कान का पिन्ना पाया जाता है, ईयर पिन्ना इसको बोलते हैं, तो ये जो आपका ईयर पिन्ना है इसको कार्टिलेज की फॉर्म में आप देख सकते हैं, यानी कि ये कार्टिलेज होता है, इसमें हड्डी नहीं है, ठीक है ना, हड्डी इसमें नहीं पाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये थोड़ा सा सख्त होता है। नाउ यू कैन सी ब्लड। ये कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ये फ्लूइड स्टेट में पाए जाते हैं। ब्लड आपको पता है कि फ्लूइड है,
और फ्लूइड स्टेट में इसको देखा जा सकता है। प्लाज्मा जो है आपका, इसमें 3 तरह के सेल्स पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में से जो आरबीसी है उसकी अगर कमी हो जाती है तो आपको एनीमिया हो सकता है, और अगर डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाती है तो आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड कार्पस्कल्स, इनकी अगर कमी हो जाती है तो इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। इसके अलावा जो प्लेटलेट्स हैं ये ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार रहती हैं, और अगर जैसे शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ब्लीडिंग कई बार नहीं रुक पाती, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती, तो दैट मीन्स कि प्लेटलेट्स जो हैं वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाती हैं ड्यू टू द हायर शुगर लेवल। So now we will discuss about the muscular tissues. We can move our hands and legs ourselves, यानी कि हम अपने हाथों और पैरों को अपने आप से मूव कर सकते हैं। तो उसमें जो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं या वॉलेंटरी मसल्स होती हैं, वो इट मीन्स कि हम उनको अपने आप से मूव करवा सकते हैं, वो ऐच्छिक होते हैं टिश्यूज़, ठीक है ना। हमारी हिसाब से हम उनको मूव करा सकते हैं। आप चाहें तो हाथ को नीचे कर लें, चाहे तो ऊपर कर लें, तो वो आपके जो मसल्स हैं वो आपके कंट्रोल में हैं, उनको आप अपने आप से डायरेक्शन देके अपने माइंड के थ्रू उनको जनरेट कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एंड जनरली एसोसिएटेड विद द स्केलेटन, ये मोस्टली स्केलेटन के साथ में एसोसिएट करती हैं। कई बार आपने देखा होगा जब आपके हैंड्स को आप मूव करते हैं तो आपके बोन्स के साथ साथ आपके मसल्स काम करते हैं। कई बार मसल्स पेन होता है, कई बार बोन पेन होता है, वो दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। इसका सेकंड पार्ट है इनवॉलंटरी मसल्स, जो आपके कंट्रोल में नहीं है या जो आपके हिसाब से काम नहीं करती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हार्ट मसल्स रुक जाइए थोड़ी देर के लिए, मेरे को अभी कुछ काम करना है, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, तो ऐसा नहीं है कि आपके हार्ट मसल्स आपको सुनेंगे। या आपकी आंत अगर कुछ फंक्शन अंदर कर रही है तो आप उसको ऐसे हाथ रख के नहीं रोक सकते हैं, है ना, कि नहीं अभी मेरे को खाना नहीं पचाना है, थोड़ी देर बाद पचाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो वो जो सेल्स हैं या वो जो मसल्स हैं, वो जो टिश्यूज़ हैं, वो आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं करती हैं, वो ऐच्छिक नहीं हैं, उनको आप अपने आप से ऑर्डर दे के काम नहीं करा सकते हैं, तो वो मसल्स इनवॉलंटरी कहलाती हैं। अब अगर मैं बात करूं हार्ट मसल्स की, तो वो स्ट्रक्चर और फंक्शन में तो इनवॉलंटरी होती हैं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर जो बना हुआ है या फिर जो वो काम कर रही हैं वो आपके अकॉर्डिंगली नहीं कर रही हैं। लेकिन जैसे कि आपकी जो वॉलेंटरी मसल्स होती हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होती हैं, तो क्योंकि वो आपके हिसाब से भी काम करती हैं, तो उसको कुछ प्रकृति के द्वारा स्ट्रांगनेस अपने आप में दी गई है काम करने की, वही स्ट्रांगनेस हार्ट मसल्स में भी पाई जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्वस टिश्यू की, जो बहुत स्पेसिफिक काम करता है हमारी बॉडी के लिए। अगर हमने कहीं पे कुछ टच किया है तो हमारा माइंड हमें तुरंत एक सूचना भेजता है अपने हाथ तक के लिए कि इस हाथ को यहाँ से हटा लो वरना हाथ जल जाएगा। तो ये जो सूचना थी कि हाथ को वहाँ से हटाना है, ये किसने बताया? माइंड ने। और हाथ हटाया किसने? हाथ की अपनी सेल्स ने, उंगलियों ने, है ना। तो ये जो हमारे दिमाग ने उंगलियों तक जो सूचना पहुँचाई है, ये पहुँचाते हैं ड्यू टू नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम का जो छोटा सा पार्ट है वो है न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम पूरा न्यूरॉन्स के सिनॉप्सिस से बना होता है। ये कई सारे न्यूरॉन्स आपस में जुड़े होते हैं, आप इनको ऐसे देख भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो न्यूरॉन में 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली, सेल बॉडी जिसे हम सोमा भी कह देते हैं, डेंड्रॉन और एक्सॉन, ठीक है। फॉर्म्स अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इसमें काम करता है। जो आपकी रीढ़ की हड्डी है और जो आपका ब्रेन है, ये सिनॉप्सिस के लिए बहुत ही मेजर काम करते हैं। तो एक बार इसका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि न्यूरॉन बेसिकली दिखाई कैसे देता है। न्यूरॉन इस तरह का कुछ दिखाई देता है जिसमें सेंट्रल बॉडी सोमा कहलाती है और एक पतला सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसे एक्सॉन कहते हैं। ये जो आपको पूंछ दिखाई दे रही है इसकी, इसे एक्सॉन कहते हैं। उसके बाद आप देखिए इसका जो 5 उंगलियों वाला 5 फिंगर्स है ना, इसकी 1 2 3 4 दिखाई है इन्होंने, ये 5 भी बना देते हैं, 4 भी बना देते हैं। तो ये जो सेक्शन है इसके बाद में उंगलियों के साइड में देखिए कुछ धागेनुमा संरचना दिखाई दे रही होगी, इन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। और नीचे की साइड एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, एक्सॉन की एंडिंग जो हो रही है उसकी पूंछ कह लो आप उसे। तो ये जो पूंछ है ये दूसरे न्यूरॉन के साथ जुड़ जाती है, उसे कहते हैं सिनॉप्सिस, यानी मिलना। और इसी सिनॉप्सिस की वजह से सूचना हमारे दिमाग से हमारे अंगों तक पहुंचाई जाती है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? प्लांट टिश्यू में हमने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। परमानेंट टिश्यू में हमने सिंपल और कॉम्प्लेक्स पढ़े थे, जाइलम एंड फ्लोएम पढ़े हैं। आफ्टर दैट हमने एनिमल टिश्यूज़ को क्लासिफाई किया है किस तरह, इपिथेलियम टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू।
तो ये कुछ टिश्यूज़ हमने आज पढ़े हैं, इनको आप कंसिडर करके रखें, किस तरह से इनको क्लासिफाई करते हैं, किस तरह से इनको हम अपनी बॉडी में कैसे कैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और प्रेस द बेल आइकन फॉर कंटिन्यू नोटिफिकेशंस। एंड आप उससे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी, और आपको जो भी कोई क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं। सो कीप लर्निंग एंड डू वेल। बाय।